मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज़ भागलपुर से। आज मैं आपको थायराइड के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि बहुत कॉमन कंडीशन है थायराइड का, हाइपोथायराइडिज्म हो जाना या हाइपरथायराइडिज्म हो जाना। मैं इसको डिटेल में बताना चाहता हूं। देखिए, थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि नेक में यहाँ पे बटरफ्लाई टाइप का ग्लैंड होता है, और इससे एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको हम लोग मेजर करते हैं T3 और T4 के वैल्यू में, ये बॉडी में मेटाबॉलिक कार्यों में हेल्पफुल होता है। मेटाबॉलिक कार्य मतलब जो हम खाना खाते हैं उसका वो एनर्जी में तब्दील हो जाना, एनर्जी में चेंज हो जाना, इसको मेटाबॉलिक फंक्शन कहते हैं। तो थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का रोल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में होता है। अब थायराइड की क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? दो तरह की थायराइडिज्म होते हैं। एक हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और एक हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा बनने लगते हैं। और दोनों तरह के पेशेंट का एक दूसरे से एकदम अपोजिट सिम्टम्स होता है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को लेथार्जी होगी, वीकनेस लगेगा, स्किन थोड़ी थिक हो जाएगी, मूड डिस्टर्ब रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, और फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। ये सब हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम्स है। और हाइपरथायराइडिज्म, जहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन बहुत बनने लगते हैं, वहाँ पर वेट लॉस होगा, हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाता है, पसीना काफ़ी आता है, लूज मोशंस होंगे, वेट बहुत तेज़ी से घटने लगता है, और बहुत सीवियर केसेस में आंखें थोड़ी बाहर आती हुई नजर आएंगी, जिसको प्रोप्टोसिस कहते हैं। जब ग्रेव्स डिजीज हो जाता है, एक कंडीशन होता है, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म कॉमन नहीं है उतना, हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है, खास करके फीमेल्स में बहुत कॉमन है। और उन फीमेल्स बच्चियों में जिनको बर्थ के टाइम टेंडेंसी होती है, बाद में हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो जाता है। पहले जिस कंट्री में नमक में आयोडीन नहीं मिला होता था, वहां पे भी थायराइड की बीमारियां होती थी, चूंकि थायरोक्सिन के बनने में आयोडीन का रोल बहुत बड़ा है। अब तो नमक जितने होते हैं आयोडाइज्ड होते हैं, और लोग वही यूज करते हैं, इसलिए अब आयोडीन डिफिशियंसी हाइपोथायराइडिज्म नहीं होता। अब जो थायराइडिज्म होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, ये थायराइड हार्मोन के कम काम करने की वजह से होते हैं। इसका बहुत सारा कारण है। इसमें जो मेन कारण मैंने बताया, फैमिली हिस्ट्री अगर है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बर्थ के वक्त अगर वो टेंडेंसी है बच्चियों में तो वो होगा, या कभी अगर कोई लोड, मेटाबॉलिक लोड हो जाता है बॉडी में, जैसे सर्दियों के मौसम में एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है हीट प्रोड्यूस करने में, उस वक्त भी हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, डाइट हैं, ये सारी चीज़ हैं, लेकिन ये कंडीशन बहुत कॉमन है। और इसमें बाहर से थायराइड ग्लैंड बढ़ावा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस की वजह से थायराइड हार्मोन में चेंजेस आ सकता है, थायराइड ग्लैंड में चेंजेस आ सकता है, सूजन हो सकती है। तो हाइपोथायराइडिज्म को हम लोग कैसे पहचानेंगे? हम लोग 3 टेस्ट कराते हैं, T3, T4 एंड TSH। तो ये T3 और T4 दोनों नॉर्मल से बहुत कम होंगे, और TSH ज़्यादा होगा। TSH क्या है? इसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये ब्रेन से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जब थायराइड हार्मोन्स कम निकलने लगते हैं तो TSH का सिक्रीशन बढ़ जाता है, ताकि और ज़्यादा थायराइड हार्मोन निकले थायराइड ग्लैंड से। लेकिन थायराइड ग्लैंड सक्षम नहीं हो पाता ज़्यादा हार्मोन बनाने के लिए, इसलिए T3 और T4 घटे रहते हैं और TSH काफ़ी बढ़े रहते हैं। तो इस बिना पे हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के लिए एल थायरोक्सिन की टैबलेट, जो एल थायरोक्सिन की होती है, थायरोनॉर्म करके आता है या एल्ट्रॉक्सिन करके मार्केट में आता है, TSH के वैल्यू और पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग उसको देते हैं। 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 75, 125, किसी किसी पेशेंट को 200 माइक्रोग्राम भी हम लोगों को देना पड़ता है। तो 50, 25, 75 ये सब कॉमन डोजेज हैं हाइपोथायराइडिज्म में। और एक बार अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो ये करेक्ट नहीं होता, और इसके लिए भी बहुत दिनों तक या लाइफ लॉन्ग दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत लोग बीच में छोड़ देते हैं तो फिर TSH बढ़ जाता है, लेते रहते हैं तो TSH नॉर्मल रहता है। TSH के वैल्यू को हम लोग लगभग 3 से 5 के बीच में मेंटेन करते हैं। अगर इतना पेशेंट का वैल्यू वो TSH का आ रहा है तो उसी डोज पे हम लोग मेंटेन करते हैं। प्रेगनेंसी के केस में ये डोज बढ़ सकता है, क्योंकि उस वक्त मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई रहता है, इसलिए हम लोग उसमें डोज बढ़ा देते हैं। उसी तरह हाइपरथायराइडिज्म जो होता है, हाइपरथायराइडिज्म उस कंडीशन में होता है जब बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन बनने लगे थायराइड ग्लैंड से। ऐसा तब होता है जब थायराइड में सूजन आ जाए और थायराइड ग्लैंड बढ़ जाए, नोड्यूल डेवलप कर जाए। यहाँ पे आप देखते होंगे कि बढ़ा हुआ आ जाता है,
और वो थायराइड हार्मोन काफ़ी अमाउंट में सिक्रीट करने लगता है। तो जिसकी वजह से T3 और T4 के वैल्यू काफ़ी हाई हो जाते हैं और इतने हाई वैल्यू की वजह से ब्रेन में सिग्नल जाता है तो TSH का सिक्रीशन ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। TSH की वैल्यू 0.001, 0.002 इस तरह से आती है, बहुत कम हो जाता है TSH। पेशेंट को सिम्टम्स क्या होता है? वेट लॉस सबसे पहला सिम्टम, बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन, धड़कन बहुत ज़्यादा तेज रहती है, 120 पर मिनट से ज़्यादा ही रहती है, बहुत पसीना आता है, लूज मोशन होता है, ट्रेमर होता है, थरथराहट, उंगलियां हाथ पैर कांपने लगते हैं, पेशेंट को बहुत घबराहट होती है। और ऐसे कंडीशन में जब थायराइड पेशेंट आते हैं हाइपरथायराइडिज्म के, तो फिर हम लोग हार्मोन उनको दवाइयाँ देते हैं जो नियोमर्काजोल नाम से है या और भी ब्रांड्स है मार्केट में, वो हम लोग देते हैं जिससे कि थायराइड ग्लैंड उतना थायरॉक्सिन नहीं बनाता और थायरॉक्सिन का सिक्रेशन नॉर्मल हो जाता है। ये कंडीशन बहुत दिनों तक परसिस्ट कर सकता है, लेकिन देखा गया है कि अच्छे से अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो फिर वो रेगुलेट हो जाता है। वो अगर थायराइड नोड्यूल बढ़ा हुआ है तो उसको सर्जिकल रिमूवल हम लोग कहते हैं, सर्जरी से हटा सकते हैं। या फिर जो पार्ट में अगर कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कैंसरस ग्रोथ हो गया है तो उसको भी हम लोग हटाते हैं। टॉक्सिक नोड्यूलर ग्वाइटर डेवलप हो जाता है, उसको भी सर्जिकल रिमूवल करते हैं। तो थायराइड की ये दो चीज़ बहुत कॉमन है पेशेंट्स में, और हर डायबिटिक पेशेंट्स जिनको थायराइड की बीमारी है, जिनको किसी भी तरह की हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म है, तो उससे उनका शुगर भी रिलेटेड होता है और वो इंटर रिलेटेड होता है। जनरली एक और कंडीशन होता है जिसको हाशिमोटोज थायराइडाइटिस कहते हैं। हाशिमोटोज थायराइडाइटिस में ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें थायराइड का फंक्शन कम हो जाता है, लेकिन ये हो सकता है कि ये T3, T4 और TSH के लेवल पे कोई खास नहीं फर्क पड़े। इसमें हम लोग एक जांच कराते हैं एंटी TPO, वो काफ़ी बढ़ा हुआ आता है। अगर हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है या ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है तो फिर पेशेंट्स को अदर ऑटो इम्यून बीमारी होने का भी खतरा होता है, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस है, कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपका थायराइड का स्टेटस क्या है, रीज़न क्या है हाइपोथायराइडिज्म का, ऑटो इम्यून है या कंजेनाइटल है, फैमिली हिस्ट्री है या सिचुएशनल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ट्यूमर के लिए रेडिएशन लेते हैं, रेडियोथेरेपी हम लोग जिसको सेकाई कहते हैं, उसमें भी थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है, वैसे में भी हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो जाता है। कुछ दवाइयाँ आती हैं जो हार्ट के रेट को कंट्रोल करती हैं, जिनका नाम अमाइडारोन होता है, वो भी हाइपोथायराइडिज्म करा सकती हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म का स्क्रीनिंग कम से कम साल भर में एक बार ज़रूर करवा लेना चाहिए पेशेंट्स को, खास करके उनका जिनका वेट बढ़ रहा है, जिनको डिप्रेशन रहता है, जिनको वीकनेस रहती है, लैसिट्यूड रहता है, उनको करा लेना चाहिए। और अगर किसी का बहुत रैपिड वेट लॉस हो रहा है, ट्रेमर है, हार्ट रेट बढ़ा है, तो उनको हाइपरथायराइडिज्म के लिए स्क्रीन करवाना चाहिए। थायराइड को वैसे ही सीरियसली लेना है जैसे डायबिटीज़ को हम लोग लेते हैं, और थायराइड की दवाइयों को रेगुलर लेना है। डाइट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। कुछ डाइट्स गाइट्रोजेंस होते हैं जो कि थायराइड को बढ़ा सकते हैं, जैसे कैबेज है या कॉलीफ्लावर है। तो नॉर्मली अगर कोई पेशेंट दवा खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसके रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है, डाइट का बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं है। अब तो नमक भी आयोडाइज्ड आती है, इसलिए नमक के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहते हैं। बस उनको दवा लेनी है, रेगुलर लेनी है और अपने थायराइड फंक्शन टेस्ट को कराते रहना है।